चौहान विला मुंबई का एक आलीशान विला जिसे आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। खूबसूरत फूलों की सजावट और रंग बिरंगी रोशनी की जगमगाहट वो विला की शोभा को चार चांद लगा रहा था। विला में बहुत चहल पहल है और हो भी क्यों ना, आज रितेश और कोकला चौहान की भतीजी चांदनी की शादी जो है। तभी घर के अंदर बैठी एक महिला, जिसके पहनावे और हाव भाव से घमंड साफ नजर आ रहा था, बोली, रजना देखो चांदनी तैयार हुई या नहीं। रंजना कुछ बोलती उससे पहले ही संजना माँ इतराती हुई आई और बोली, माँ चांदनी ज्यादा ही नाटक कर रही है, आपको ही जाना पड़ेगा। यह महिला कोकला चौहान है, चांदनी की चाची, और उनकी बेटियां रंजना और संजना, जो बहुत ही घमंडी किस्म की लड़कियां हैं। तभी शादी में आई एक महिला बोली, आप जैसे चाचा चाची मिलना किस्मत की बात है। कितनी धूमधाम से अपनी भतीजी की शादी कर रहे हो। उसकी बात पर वहां खड़े रितेश जी ने कहा, आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। चांदी हमारी सगी बेटी से भी बढ़कर है। हमने कभी उसे पराया नहीं माना। यह है रितेश चौहान, चांदनी के चाचा, जो बहुत ही लालची इंसान है। रितेश जी की बात सुनकर वो महिला मुस्कुराती हुई वहां से चली गई तो कोकला जी मुंह बनाते हुए बोली, आपने इस शादी में कुछ ज्यादा ही खर्चा नहीं कर दिया। उनकी बात पर रितेश जी ने कहा, सबको पता भी तो चले हम चांदनी से कितना प्यार करते हैं। और बस 6 महीने की ही तो बात है, फिर ये सब कुछ हमारा ही होगा। रंजना मुंह बनाते हुए बोली, हम उस चांदनी का तो चेहरा भी ना देखें और आप प्यार की बात कर रहे हो। कोकला जी समझाते हुए बोली, रंजना मेरी बच्ची, अगर ये सब नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे कि हम इस शादी से खुश नहीं है। इतना बोलकर वो वहां से चली गई तो रंजना और संजना मुस्कुराते हुए बोली, अब उस चांदनी की अकल ठिकाने लगेगी। जहाँ एक तरफ विला में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चल रही हैं, बहुत चहल पहल है, उतनी खामोशी इस वक्त चांदनी की आंखों में है। दिखने में बेहद खूबसूरत 17-18 साल की चांदनी शादी का जोड़ा पहने उदास बैठी है। उसके चेहरे पर दुल्हन वाली कोई बात ही नहीं है। चांदनी विला के किसी कमरे में है, जहाँ दो हेल्पर उसे शादी के लिए तैयार कर रही हैं। चांदनी के चेहरे को देखकर वो हेल्पर बोली, मैम, आज आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आप इतनी उदास बैठी हो। फिर दूसरी हेल्पर बोली, आप किस्मत वाली हो कि आपके चाचा चाची इतने अच्छे हैं, काश मैं उनकी बेटी होती। उनकी बात पर चांदनी ने जवाब दिया, भगवान ना करे मेरी जैसी किस्मत किसी की भी हो। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। चांदनी ने धीरे से कहा, आरब तुम यहाँ। आरब चांदनी के मामा का लड़का है। चांदनी उससे काफी क्लोज है, लेकिन वो कभी महीनों या सालों में मिल पाते हैं, क्योंकि कोकला जी को आरब फूटी आंख नहीं सुहाता। चांदनी, तुम ये शादी क्यों कर रही हो? आरब ने कहा, और उसकी बात पर वो कुछ बोलती कि तभी कोकला जी वहां आई और आरब को देखकर आग बबूला हो गई। तू फिर इसके कान भरने आ गया। तेरे बाप को तो मैंने यहाँ से धक्के मारकर निकाला था, अब तेरे साथ भी वही करना पड़ेगा। कोकला जी ने कहा और आवाज लगाई, लखन। तो एक हट्टा कट्टा पहलवान वहां आया। लखन को देख चांदनी के पसीने छूटने लगे और उसने डरते हुए आरब को जाने का इशारा किया तो वो दुखी मन से वहां से चला गया। कोकला जी चांदनी को देख गुस्से से बोली, बारात आने वाली है, तो अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? चांदनी ने रोते हुए कहा, चाची मैं ये शादी नहीं करना चाहती। राजीव जी अच्छे इंसान नहीं है और उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया था। कोकला जी ने चांदनी के बाल पकड़ते हुए कहा, अपनी औकात भूल गई है। तेरी जैसी नौकरानी से कोई शादी कर रहा है, इसी का शुक्र मना। वो तेरा होने वाला पति है, उसका जो मन होगा वो करेगा। और उन्होंने चांदनी के बालों में अपनी पकड़ कस दी। चांदनी की आंखों से आंसू निकल गए। चाची, दर्द हो रहा है। लेकिन कोकला जी ने उसके बाल नहीं छोड़े तो वो रोते हुए बोली, चाची, आप जैसा कहेंगी मैं वही करूंगी। कोकला जी ने एक झटके से उसके बाल छोड़े। 15 मिनट में तू तैयार नहीं मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? चांदनी ने रोते हुए सिर हाँ में हिलाया तो हेल्पर उसे तैयार करने लगी। 15 मिनट्स में वो बिल्कुल तैयार थी। चांदनी ने खुद को आईने में देखा और मन में कहा, माँ पापा, आप क्यों चले गए? देखो आज मेरे साथ क्या हो रहा है। उसकी आंखें छलकने लगीं। इधर रितेश और कोकिला जी झूठी मुस्कान लिए मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं कि तभी गाजे बाजे के साथ बारात उनके दरवाजे पर आई। कोकिला जी ने अपने होने वाले जमाई की आरती उतारने लगी तो रितेश जी दूल्हे और उसके साथियों को आदर सहित अंदर लेकर आए। सजना और संजना चांदनी को भी बाहर लेकर आई, जो सुर्ख लाल शादी का जोड़ा पहने
बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। और हमारा दूल्हा अपने चेहरे को हल्का सा हटाते हुए चोर निगाहों से उसे देख रहा था। चांदनी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ आ रही थी। उसके उदास चेहरे को देख दूल्हा हल्का सा मुस्कुराया और मन में बोला, जितनी अभी दुखी हो उससे कहीं ज्यादा खुश यहाँ से जाने पर होगी। वरमाला के बाद दूल्हा दुल्हन मंडप की तरफ आए और पूजा के लिए बैठ गए। बेचारी चांदनी बस अपनी नजरें झुकाए बुद्ध बनी बैठी है, मानो उसमें जान ही ना हो। दोनों फेरों के लिए खड़े हुए और अग्नि के चारों ओर चक्कर लगाते हुए चांदनी बस अपनी किस्मत पर रो रही थी। आज अगर माँ पापा जिंदा होते तो कोई जबरदस्ती मेरी शादी नहीं कर सकता था। और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। दूल्हे ने चुटकी में सिंदूर लिया और चांदनी के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा तो चांदनी की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे इतना घबराते देख दूल्हे ने उसके हाथ को कस के पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। इसी के साथ चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगे। सब खत्म हो गया। आज सब कुछ खत्म हो गया। चांदनी के दिल का दर्द शायद वो ही समझ सकती थी। पहले उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए और अब राजीव जैसे इंसान के साथ जिंदगी बिताना, ये सब ख्याल चांदनी के दिल को बहुत तकलीफ दे रहा था। चांदनी सिर झुकाए यही सोच रही थी, तभी उसकी नज़र दूल्हे के हाथ पर पड़ी और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने मन में कहा, ये रुमाल, ये तो वही रुमाल है जो मैंने उस लड़के के हाथ में बांधा था। चांदनी अभी भी अपने ख्यालों में थी कि दूल्हा तुरंत उठा और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे मंडप से ले जाने लगा। तो कोकिला जी बोली, राजीव, अभी विदाई में टाइम है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कोकिला जी की बात पर दूल्हे ने अपना चेहरा हटाया। मैं राजीव नहीं हूँ। दूल्हे का चेहरा देख उनके होश उड़ गए। तुम कौन हो? राजीव कहाँ है? कोकिला जी ने गुस्से में कहा। तो चांदनी ने भी सिर उठाकर दूल्हे को देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से बोली, आप? चांदनी को 2 दिन पहले की बात याद आने लगी। चौहान विला में कोकिला रितेश जी के सामने एक 27-28 साल का लड़का है। मेरी और चांदनी की शादी अगले हफ्ते होगी। पेपर्स रेडी करवाने में कुछ टाइम लगेगा। उसकी बात पर रितेश जी ने कहा, राजीव, बस 6 महीने की बात है। एक बार उसकी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो जाए, फिर वो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। उसके बाद तुम उस नौकरानी को धक्के मारकर घर से निकाल देना। चाहो तो उसे ठिकाने लगा देना। हमने इतने सालों से उसे बस इसी दिन के लिए जिंदा रखा था। कोकिला जी ने गुस्से से कहा। कोकिला जी की बात पर राजीव मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। पहले मैं अपनी बीवी का कुछ फायदा तो उठा लूं। है तो वो भला की खूबसूरत, उस जैसे फूल को मसलने में, उसके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। उसकी मुस्कुराहट देख कोकिला जी बोली, हाँ बिल्कुल राजीव, एक बार शादी हो जाए फिर जितने चाहे मजे करना उसके साथ। और एक सातिर मुस्कान देने लगी। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बाद अपनी बात से मुकर मत जाना राजीव। अगर कोई भी चालाकी की तो मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो तुम्हें भी अकेले उसकी प्रॉपर्टी हथियाने नहीं दूंगा। रितेश जी ने एक वार्निंग टोन में कहा। राजीव सातिर मुस्कान से बोला, मुझे उसकी प्रॉपर्टी का 50% चाहिए, बाकी आप रख लेना। उसकी बात पर कोकिला और रितेश जी मुस्कुराने लगे। कुछ देर में राजीव वहां से चला गया तो कोकिला जी बोली, क्या राजीव पर भरोसा करना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो वो पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले। तुम फिक्र क्यों करती हो? मुझे राजीव का सब कच्चा चिट्ठा पता है। उसकी एक चालाकी और वो जेल जाएगा। रितेश जी ने कहा और कहीं बाहर चले गए। चांदनी एक 18 साल की मासूम लड़की है जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और वो अपने चाचा रितेश जी और चाची कोकिला जी के साथ रहती है, जिन्होंने हमेशा उसके साथ एक नौकर जैसा बर्ताव किया। और आज उन्होंने उसकी शादी एक गुंडे राजीव के साथ तय कर दी, जो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लालच में उससे शादी कर रहा है। इधर चांदनी किचन में कुछ काम कर रही थी कि एक सर्वेंट राजू उसके पास आया और उसकी शादी के बारे में बताया। तो वो हैरानी से बोली, क्या शादी? लेकिन मुझे चाची ने कुछ बताया क्यों नहीं? नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। उतने में राजू बोला, आप जाकर उसी से बात क्यों नहीं करती हो सकता है वो तुम्हारी कोई मदद करेगा। लेकिन वो कौन है, कहाँ है? और मैंने तो उसे देखा भी नहीं। राजू बोला, देखा तो मैंने भी नहीं, बस इतना ही सुन पाया
कि उसका नाम राजीव है और आज शाम वो अपने दोस्तों की सगाई की पार्टी में जाने वाला है, जो पास ही की किसी होटल में है। लेकिन मैं वहां जाऊंगी कैसे? बिना देखे उसे कैसे ढूंढ पाऊंगी? होटल तो कितने सारे हैं यहाँ, और अगर चाची को पता चला तो न जाने वो क्या करेंगी। चांदनी ने रोते हुए कहा। राजू बोला, आज कोकिला मैडम की पूरी फैमिली कहीं बाहर जा रही है और वो सब देर तक ही लौटेंगे। तुम्हारा मतलब? चांदनी ने कहा तो राजू ने हाँ में सिर हिलाया। शाम के वक्त कोकिला, रितेश जी, रंजना और संजना सारे सज धज कर किसी रिश्तेदार के घर फंक्शन में जा रहे थे। रंजना और संजना नखरे दिखाती इतराते हुए पूरे विला में घूम रही हैं। संजना बोली, माँ क्या सच में अगले हफ्ते सच में उस नौकरानी की शादी है? उतने में भी रंजना बोली, अच्छा तो है, उस मुसीबत को जितना जल्दी हो यहाँ से चलता करो। कोकला जी अपनी बेटियों की नजर उतारते हुए बोली, वो जाएगी तभी तो तुम दोनों की शादी हो पाएगी, वरना तुम्हारे बाप के पास पैसे हैं ही कहाँ। रितेश जी कोकला जी को मस्का लगाते हुए बोले, कुछ टाइम की बात है, फिर तो पैसा ही पैसा होगा। उनकी बात पर कोकला जी मुस्कुराने लगी और सब कार में बैठकर विला से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद चांदनी भी चोरी छुपे विला से निकल गई। दूसरी तरफ मुंबई के ही किसी 5 स्टार होटल में शानदार पार्टी हो रही है। पार्टी हॉल को खूबसूरत ऑर्किडस, फ्लावर्स और गोल्डन लाइट से पूरी तरह सजाया हुआ है। होटल के बाहर खड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां देख ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी में शहर के सभी नामी और रईस लोग इनवाइटेड हैं। स्टेज के पास खड़ी नैना अपनी मॉम से बोली, ये विवेक अभी तक नहीं आया। अपनी एंगेजमेंट के दिन तो उसे टाइम से आना चाहिए। नैना की माँ जानवी जी ने कहा, प्रिंसेस तुम तो उसे जानती हो, उसके लिए उसका काम कितना इम्पोर्टेंट है। तभी वहाँ एक लेडी जिन्होंने हैवी सिल्क साड़ी पहनी है अपनी वॉच को देखते हुए बोली, विहान देखो तुम्हारा भाई कहाँ है, मुहूर्त निकला जा रहा है। यह है गायत्री आहूजा, विवेक की माँ, जो बहुत रॉयल लाइफ जीती है, जिनके लिए किसी भी इंसान का स्टेटस बहुत मायने रखता है। मम, भाई का ऑर्डर है, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। मीटिंग खत्म होते ही वो आ जाएंगे। विहान विवेक का छोटा भाई, जो सबका लाडला, बिल्कुल लापरवाह और मस्त मौला किस्म का लड़का है। सारे गेस्ट पहुंच गए हैं और नैना भी कब से वेट कर रही है, गायत्री जी ने कहा। तभी वहाँ ब्लू कलर सूट पहने एक आदमी, जिनके हल्के बाल सफेद, चेहरे पर एक स्माइल लिए आए। इतने बड़े बिजनेसमैन, एम्पायर के चेयरमैन, फिर भी साधारण लाइफ जीने वाले ये शख्स जो बहुत हैंडसम लग रहे हैं, विकास आहूजा हैं, विवेक के पिता। विकास जी पानी का गिलास गायत्री जी को पकड़ाते हुए बोले, वैसे तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, सब कहेंगे सगाई तुम्हारे बेटे की नहीं, तुम्हारी ही है। गायत्री जी मुस्कुराते हुए बोली, आपको तो बस बहाना चाहिए मुझे चिढ़ाने का। विकास और गायत्री जी अपनी बातों में थे कि तभी एक हैंडसम लड़का ब्लैक कलर का सूट पहने तेजी से सीढ़ियों से नीचे आता नजर आया। उसके साथ उसका बड़ा भाई सतीश और दोस्त निखिल भी आए थे। यह हैंडसम लड़का और कोई नहीं, विवेक आहूजा है, एक टॉप बिजनेसमैन और आहूजा एम्पायर का एक एरोगेंट सीईओ, जिसके लिए अपने बिजनेस से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। दिखने में बिल्कुल किसी रॉयल प्रिंस की तरह, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, जिसे देख कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाए। लेकिन उसे रिलेशनशिप्स, प्यार या फिर शादी में कोई यकीन नहीं है। नैना विवेक के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, विवेक तुम आज भी लेट हो। डोंट कॉल मी दैट, और मेरे पास इस एंगेजमेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है। विवेक ने नैना का हाथ झटकते हुए कहा। कुछ देर में दोनों स्टेज की तरफ चले गए तो विवेक की भाभी माधुरी मुस्कुराते हुए उसके पास आई और अपने पर्स से रिंग्स निकालकर उन दोनों के हाथों में थमा दी। दोनों ने रिंग्स एक्सचेंज की और वहां सबकी तालियों के शोर के साथ साथ उन पर फूलों की बारिश होने लगी। माधुरी मुस्कुराते हुए बोली, कांग्रेचुलेशंस देवर देवरानी जी, और नैना के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, वेलकम टू द फैमिली। कांग्रेट्स टू यू भाभी, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर बेबी। नैना ने कहा तो माधुरी मुस्कुराई, अभी टाइम है, लेकिन तुम्हारी शादी से पहले तक बेबी आ जाएगा। माधुरी वहां से चली गई। जहाँ नैना अपनी एंगेजमेंट एंजॉय कर रही है, तो भाई विवेक के लिए ये सब बहुत फ्रस्ट्रेसिंग था। थोड़ी देर बाद गायत्री जी भी वहाँ कुछ गेस्ट के साथ आई तो विवेक फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला,
मम, यह ड्रामा कितनी देर चलने वाला है? विवेक, सब तुमसे और नैना से मिलना चाहते हैं। विवेक ने नैना की तरफ इशारा करते हुए कहा। सो यू गैस एंजॉय द पार्टी, आई एम लिविंग। विवेक, गायत्री जी ने आवाज लगाई, लेकिन वो वहां से चला गया तो नैना भी उसके पीछे चली गई। विवेक कमरे के बाहर पहुंचा और नैना को वहां देख बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नैना ने डोर ओपन किया और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर ले आई। आज हमारी एंगेजमेंट हुई है, तो क्या हम? नैना ने एक कातिल मुस्कान के साथ कहा। तो विवेक उसका हाथ झटकते हुए बोला, गो एंड प्लीज योर सेल्फ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नैना गुस्से में बोली, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? वी आर एंगेज नाउ। अब तो हमारी शादी भी होने वाली है। तुम इस शादी को सीरियस ले रही हो? तुम भी जानती हो मेरे लिए बिजनेस डील से ज्यादा कुछ नहीं है। विवेक की बात पे नैना बोली, बेनिफिट्स तुम्हें भी तभी मिलेंगे जब मुझे भी कुछ मिलेगा, वरना आउट। विवेक गुस्से से बोला तो नैना उसके गाल पर अपनी उंगली फेरते हुए बोली, विवेक कम ऑन, डोंट वेस्ट टाइम। विवेक ने नैना का हाथ पकड़ा और मरोड़ते हुए उसकी कमर के पीछे लगाया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे हाथ लगाने की। तुमने सोचा भी कैसे? उसने नैना का हाथ झटका और गुस्से से बोला, गेट लॉस्ट। नैना अपना हाथ मसलते हुए बोली, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा विवेक। और वो रूम से बाहर निकली कि निखिल उसके सामने आया। भाभी जी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? और अगले ही पल निखिल की हंसी गायब हो गई, क्योंकि नैना ने एक जोरदार तमाचा उसे जड़ दिया था। वो अपना गाल सहलाते हुए अंदर आया तो देखा विवेक गुस्से से लाल खड़ा है। उसे देख निखिल समझ गया कि अभी नैना जो उसके गाल पे चांटा चढ़कर गई, उसका कारण विवेक था। निखिल बोला, साले तेरी गलती की सजा मुझे मिल रही है। विवेक ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उसका मुंह ठीक करने के लिए निखिल ने बियर की बोतल निकाली और एक बोतल उसे पकड़ाते हुए कहा, चिल ब्रो, आज तेरी सगाई हुई है। तू नहीं, मैं तो फुल एंजॉय करने वाला हूँ। निखिल, विवेक ने गुस्से से कहा, यार अब तुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो लाइफ में मजे करने दे। समवन इज कमिंग टू मीट मी, निखिल ने कहा और अपनी आई बिंग की। तभी डोर नॉक हुआ। यह विवेक का बड़ा भाई सतीश था। विवेक, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो नैना इतने गुस्से में है? सतीश की बात पर विवेक बोला, भाई, आई कांट हैंडल दिस गर्ल। सतीश मुस्कुराते बोला, योर बिजनेस, योर कंसर्न ब्रो। और विवेक के हाथ से बियर की बोतल लेते हुए बोला, तुम दोनों यहाँ कब तक रुकने वाले हो? उसकी बात पर निखिल बोला, भैया, हम कल वापस बिला आ जाएंगे, प्रॉमिस। सतीश ने हाँ कहा और निखिल की बोतल से अपनी बोतल टकराते हुए चीयर्स बोलकर वहां से चला गया। कुछ टाइम बाद सभी पार्टी से चले गए। विवेक और निखिल बियर पीते हुए बातें करने लगे और उन्हें ऐसे ही चिल करते हुए 1 घंटा बीत गया। निखिल को अचानक कुछ याद आया तो वो फौरन उठा और डोर की तरफ जाते हुए बोला, विवेक, मुझे किसी काम से अर्जेंटली जाना पड़ रहा है। मैं 1 घंटे में वापस आ रहा हूँ। मेरी फ्रेंड यहाँ आएगी, तो उसे जाने मत देना। मुझे क्या पता तेरी फ्रेंड कौन है, विवेक ने कहा। लेकिन निखिल उसकी बात का जवाब दिए बिना वहां से चला गया। इधर चांदनी अब तक 2-3 होटल में पता कर चुकी थी, लेकिन उसे राजीव की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फाइनली वो किसी होटल में आकर रिसेप्शन में कुछ पूछने लगी। मैडम, आज यहाँ किसी की सगाई होनी थी और मुझे उसमें आए एक गेस्ट से मिलना है। उनका नाम राजीव है। मैम, हम ऐसे ही किसी गेस्ट की डिटेल्स आपको नहीं दे सकते, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। देखिए, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जिसकी सगाई थी वो उनका फ्रेंड है। चांदी ने रिक्वेस्ट की तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आज इनकी एंगेजमेंट थी, वो यहीं है। मैं उनसे पूछती हूँ, हो सकता है वो आपकी कुछ हेल्प कर पाए। तो चांदी उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी। रिसेप्शनिस्ट ने एक रूम में कॉल किया। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, एक लड़की यहाँ आपके किसी गेस्ट के बारे में पूछ रही है। वो कुछ और बोलती कि दूसरी साइड से जवाब आया, सेंडर। रिसेप्शनिस्ट ने उसे रूम नंबर बताया और कहा, मैम आप जा सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे सर बहुत गुस्से वाले हैं। अगर कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। चांदनी ने उसे थैंक यू कहा और वो चली गई। 2 मिनट पहले निखिल के जाने के बाद विवेक अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। उसे रिसेप्शन से एक कॉल आया कि वहाँ एक लड़की आई है। वो समझ गया कि यह निखिल की फ्रेंड है, तो उसने बिना कुछ पूछे रिसेप्शनिस्ट से उस लड़की को रूम में भेजने को कह दिया।
कुछ देर में वो लड़की रूम में आई तो विवेक ने उसे बैठने का इशारा किया और वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। वो लड़की इतनी मासूम थी कि विवेक बार बार उसे तिरछी निगाहों से देख रहा था। उस लड़की ने ब्लू कलर की कुर्ती पहनी थी जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी और बार बार अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। वो कभी इधर उधर रूम को देखती तो कभी जमीन को, कभी अपनी उंगलियों से खेलती तो कभी अपने पैर हिलाती, जिससे ये पता लग रहा था कि वो बहुत ही घबराई हुई थी। विवेक ने कहा, व्हाट हैपेंड? क्या कोई प्रॉब्लम है? विवेक के पूछने पर उसने नामे से हिलाया और फिर धीरे से बोली, वो कब तक आएंगे? वो, विवेक ने हैरानी से कहा। तो वो लड़की बोली, आप राजीव को जल्दी बुला दो, मुझे वापस भी जाना है। राजीव? विवेक ने अपनी आईब्रो जोड़ते हुए कहा। तो वो बोली, हाँ आपके दोस्त, मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। विवेक को लगा हो सकता है निखिल ने उसे यही नाम बताया हो, तो उसने कहा, ज्यादा जल्दी है तो कॉल हिम, लेकिन मेरे पास तो फोन नहीं है, चांदी ने मासूमियत से कहा और नजर उठाकर विवेक को देखा। तो विवेक ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? चांदनी। मेरा नाम चांदनी है। हाँ ये चांदनी ही है जो राजीव से मिलने आई है, और विवेक उसे निखिल की फ्रेंड समझ रहा है। तुम उसे कब से जानती हो? विवेक ने पूछा तो चांदनी बोली, मैं उन्हें नहीं जानती, बल्कि मैंने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं है, इसलिए तो इस शादी के लिए मना करने आई हूँ। शादी? विवेक ये सुनकर बहुत शॉक्ड हुआ। तो चांदनी ने कहा, देखिए आप उन्हें बोल दीजिए मैं ये शादी नहीं करना चाहती। और वो सुबकने लगी। तुम क्या कह रही हो? आई डोंट नो। आई थिंक तुम्हें उसी से बात करनी चाहिए, विवेक ने कहा और निखिल को कॉल किया, लेकिन उसका फोन बिजी था। तो उसे बहुत गुस्सा आया। निखिल, कहाँ फंसा दिया तूने? चांदनी को रोते देख विवेक को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था। नाउ व्हाट टू डू? विवेक ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया और कहा, तुम अभी जाओ, उससे कल मिल लेना। नहीं नहीं, मैं यहाँ दोबारा नहीं आ पाऊंगी, बड़ी मुश्किल से आज आ पाई हूँ क्योंकि सब कहीं बाहर गए हैं। चांदनी की बात पर विवेक ने कहा, लिसन, आई कांट हेल्प यू। यह सुनकर चांदनी हाथ जोड़ते हुए बोली, आप प्लीज उन्हें बोल दीजिए मैं ये शादी नहीं करना चाहती। और वो भागती हुई बाहर चली गई। विवेक ने ना में अपना सिर हिलाया और सामने देखा तो चांदनी जल्दी में अपना बैग वहीं भूल गई। वो भी उसके पीछे गया। हे, योर बैग। लेकिन चांदनी तब तक लिफ्ट से नीचे जा चुकी थी। उतने में दूसरी लिफ्ट का डोर ओपन हुआ तो वो उसमें चला गया। चांदनी भागती हुई अब तक मेन डोर के बाहर निकल चुकी थी। विवेक भी जा ही रहा था कि एक जोर की आवाज आई, चटाक। उसने देखा चांदनी अपने गाल पर हाथ रखे अपने सामने खड़े आदमी को हैरानी से देख रही थी। शायद उसी ने चांदनी को चांटा मारा था। तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? उस आदमी ने कहा और चांदनी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती कहीं ले जाने लगा। बाहर खड़े गार्ड ने उन्हें रोकना चाहा तो उस आदमी ने गार्ड को गुस्से से हाथ दिखाकर इशारा किया। कौन हो आप? चांदनी ने रोते हुए कहा। तो वो आदमी बोला, अपने होने वाले पति से जुबान लड़ाती है? क्या आप राजीव हो? हाँ ये आदमी राजीव है, लेकिन चांदनी ने उसे कभी देखा नहीं था, इसलिए उसे पहचाना नहीं। वो चौहान बिला गया तो पता चला सब बाहर है, और तो और चांदनी भी वहां नहीं है। तो सर्वेंट ने बताया कि वो उसी से मिलने होटल गई है और वो चांदनी को ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। चांदनी की बात पर राजीव गुस्से से बोला, अपने पति का नाम भी लेने लगी तू, और फिर उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये और कोई नहीं, विवेक है, विवेक ने गुस्से से कहा। छोड़ो उसे। राजीव ने अपना हाथ छुड़ाया और बोला, अबे तुझसे मतलब? जाने लगा कि विवेक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैंने कहा छोड़ो उसे। अब राजीव को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने विवेक को धक्का देते हुए कहा, अबे तू मुझे रोकेगा? ये मेरी होने वाली बीवी है, समझ गया? उसकी बात पर विवेक एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसे समझ आया यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं हुई है। चांदनी निखिल की फ्रेंड नहीं है, तभी वो उसका नाम राजीव बता रही थी और शादी की बात कर रही थी। उसे लगा ये उन दोनों का मैटर है, तो वो पीछे हट गया। राजीव ने चांदनी के बाल पकड़े और विवेक की तरफ इशारा करते हुए बोला, यहाँ अपने यार के साथ रंगरलियां मना रही थी। चांदनी दर्द में चिल्लाने लगी, राजीव जी छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। राजीव ने गुस्से से कहा, तेरी तो मैं अभी अच्छे से गर्मी निकालता हूँ। शादी भले ही एक हफ्ता बाद है, लेकिन तुझे तो मैं
आज ही की रात अपनी बीवी बना दूंगा। और उसे खींचते हुए अपनी कार की तरफ ले जाने लगा। विवेक ने जब उसकी बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो उनके पीछे गया और उसने राजीव के पेट पर एक जोरदार पंच मारा तो वो दर्द से चिल्लाने लगा। चांदनी वहां बहुत डरी हुई घबराई हुई सी खड़ी थी। तो विवेक उसके पास आया। तुम ठीक हो? चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और वो कार की तरफ बढ़ने लगा। इधर राजीव थोड़ा संभला और अपनी कार से एक चाकू निकालकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। विवेक ने कुछ आहट सुनी और जैसे ही वो पलटा तो देखा राजीव उसकी तरफ चाकू लेकर आ रहा था। विवेक ने राजीव को रोकने की कोशिश की और उसी हाथापाई में उसकी हथेली पर चाकू लग गया था। लेकिन वो उसके हाथ से चाकू छीनने में कामयाब हो गया। उसने चाकू कहीं दूर फेंका और राजीव के पेट में एक लात मारी तो वो अपना पेट पकड़े वहीं जमीन पर गिर गया। चांदनी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी तो विवेक ने कार से पानी की बोतल निकाली और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, घबराओ नहीं, सब ठीक है। विवेक की बात पर चांदनी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। चलो चलते हैं। विवेक के कहने पर चांदनी कार में बैठ गई। वो अपनी सीट बेल्ट लगाने लगा कि उसका हाथ गलती से चांदनी की कमर से टच हो गया तो वो एकदम उचक गई। विवेक ने उसे सॉरी कहा और उसे देखा जो थोड़ी घबराई हुई सी सीट बेल्ट को कसकर पकड़े बैठी थी। चांदनी का एड्रेस पूछकर विवेक ने फौरन कार स्टार्ट की और तेजी से कार ड्राइव करने लगा। करीब 1 घंटे बाद वो दोनों चौहान विला में पहुंचे। चांदनी जानने लगी कि उसकी नज़र विवेक के हाथ पर गई जहां से खून आ रहा था। उसने अपने बैग से एक रुमाल निकाला और धीरे से हाथ बढ़ाते हुए बोली, अपना हाथ दीजिए। विवेक उसे सवालिया नजरों से देखने लगा जो हाथ में रुमाल पकड़े हुए थी। फिर अपना हाथ देखा जहां से खून आ रहा था। उसने चांदनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और चांदनी ने घबराते हुए उसकी चोट वाली जगह पर रुमाल बांध दिया। क्या तुम सच में उस जैसे इंसान से शादी करने वाली हो? विवेक ने कहा और चांदनी उसकी बात सुनकर शांत पड़ गई। वो फौरन कार से बाहर आई और बिना उसे देखे भागती हुई अंदर चली गई। विवेक बस उसे जाते हुए देखता रहा। न जाने क्यों चांदनी को जाता देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कार स्टार्ट करके होटल के लिए निकल गया। चांदनी छुपती हुई बिला के अंदर आ गई और मन में यही सोच रही है, आज जो कुछ भी हुआ राजीव चाचा चाची को बता देगा और फिर वो उसके साथ क्या करेंगे, क्योंकि राजीव ने विवेक को चांदनी का कोई लवर समझ लिया था। यही सोचकर वो बहुत घबरा रही थी। इधर विवेक होटल पहुंचा तो निखिल वहाँ लॉन्ज एरिया में था। उसके साथ उसकी फ्रेंड टीना भी थी। विवेक उसके पास गया और गुस्से से निखिल को एक चांटा लगाया। कहाँ था तू? इतना बोलकर वो वहां से चला गया। निखिल अपने गाल पर हाथ रखे बोला, अब इसे क्या हुआ? आज सबको क्या हुआ? जो देखो वो। उसने अपना सिर झटका और टीना के साथ अपने रूम में आ गया। टीना को वहां वेट करने का बोलकर निखिल विवेक के रूम में आया और गुस्से से बोला, कम से कम देख तो लिया करो मेरे साथ कौन है। उसके सामने ही तो क्या पहले तुझसे परमिशन लूं? उसकी बात पर निखिल समझ गया वो किसी बात पर अपसेट है। बताएगा तुझे क्या हुआ है? निखिल ने पूछा। तू यहाँ क्यों आया है? जा मजे कर अपनी उस फ्रेंड के साथ। विवेक ने कहा तो निखिल गुस्से से बोला, देख विवेक, मेरा दिमाग खराब मत कर। उसकी बात पर विवेक ने अपनी सांस छोड़ी और आराम से बोला, तू जा, वो इंतजार कर रही होगी। निखिल ने एक पल उसे देखा फिर स्माइल करते हुए बाय बोलकर चला गया। विवेक ऐसे ही पीठ के बल बिस्तर पर लेट गया, अपने दोनों हाथ फैलाकर आंखें बंद की और उसके सामने चांदनी का चेहरा आ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे जज्बात हैं जो हर पल उसे चांदनी के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। वो चाह कर भी उसके ख्याल को अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। अगले दिन चौहान मिला। राजीव गुस्से से बिला पहुंचा और चिल्लाते हुए चांदनी को आवाज लगाने लगा। कोकला रितेश जी वहां आए और जब उन्होंने उसके गुस्से का कारण पूछा तो उसने उन्हें सब बता दिया। कोकला जी ने चांदनी को गुस्से से आवाज दी, कहाँ मर गई? इधर आ जल्दी। तो चांदनी डरती हुई वहां आई। अंदर सब सर्वेंट जान रहे थे कि आज चांदनी को अच्छी सजा मिलने वाली है उसकी चाची से, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं है उनके सामने मुंह खोल सके। सबसे ज्यादा राजू घबराया हुआ है क्योंकि उसी ने चांदनी को राजीव से मिलने जाने की सलाह दी थी। पूछो इससे अपने यार के साथ होटल में क्या कर रही थी। राजीव की बात सुनकर कोकला जी ने गुस्से से एक जोरदार चांटा चांदनी को लगा दिया। बेशरम लड़की, चोरी छुपे घर से बाहर चली गई अपने यार से मिलने। इतनी हिम्मत बढ़ गई है तेरी? चाची, मैं उसे नहीं जानती।
मैं तो राजीव जी से ही मिलने गई थी। चांदनी ने रोते हुए कहा तो रितेश जी ने कहा, उसे नहीं जानती तो तेरे लिए उस लड़के ने राजीव पर हाथ क्यों उठाया? चांदनी ने जवाब दिया, चाचा जी मुझे सच में नहीं पता वो कौन है। मैं राजीव जी को ढूंढते हुए वहां गई थी। कोकला जी उसके बाल पकड़ते हुए बोली, तुझे तो मैं आज अच्छे से सबक सिखाती हूँ। चांदनी रोते हुए बोली, चाची मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच में उसे नहीं जानती। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। कोकला जी ने चाय का कप लिया और चांदनी के हाथ पर उड़ेल दिया। आ चांदनी अपना हाथ झटकती हुई वहां से किचन की तरफ भागी और वहीं किचन की दीवार से लगकर रोने लगी। राजीव रितेश जी से बोला, आप शादी की तैयारी शुरू कीजिए, मैं एक हफ्ते नहीं रुक सकता। कल के कल ये शादी होगी। उसकी बात पर कोकला जी रितेश जी से बोली, हाँ सही कह रहे हो, इससे पहले बात और बिगड़ जाए, इस लड़की को यहाँ से चलता करो। राजीव गुस्से से बोला, बस कल का दिन है, फिर तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, वो तेरा आशिक भी नहीं। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। इसे तो हमने घर से बाहर भी जाने नहीं दिया, तो इसका आशिक कहाँ से आ गया? कोकला जी ने कहा तो रितेश जी बोले, तुम फिक्र मत करो, कल अगर वो आया भी तो हमारे हाथों से बचेगा नहीं। होटल में विवेक वापस घर जा रहा है, लेकिन निखिल टीना के साथ आज यही स्टे करने वाला है। बाहर विवेक के गार्ड्स कार के साथ तैयार है, लेकिन उसे चांदनी का ख्याल आ रहा है। वो जाने से पहले उसे एक बार देखना चाहता था, तो उसने ड्राइवर से कार चौहान बिला की तरफ ले जाने को कहा। एक तरफ विवेक चांदनी के घर जा रहा है, तो दूसरी तरफ राजीव अपने कुछ गुंडों के साथ होटल पहुंचा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब तक विवेक वहां से जा चुका था। राजीव ने अपने साथियों को बाहर वेट करने को कहा और खुद रिसेप्शन में पूछताछ करने लगा। मैडम, एक लड़की कल शाम यहाँ राजीव से मिलने आई थी, क्या आप बता सकती हैं वो किस रूम में गई थी? रिसेप्शनिस्ट को याद आया कि कल रात एक लड़की राजीव के बारे में पूछती हुई वहां आई थी, जो विवेक के रूम में गई थी। उसने कहा, सर, वो जिनसे मिलने आई थी वो चेकआउट कर चुके हैं, लेकिन उनके फ्रेंड अभी भी यहाँ हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। उसने राजीव को निखिल का रूम नंबर बताया, तो वह वहां चला गया। निखिल टीना के साथ था कि डोरबेल बजी तो निखिल बोला, नाउ हु द हेल इज डिस्टर्बिंग। वो बेमन से उठा और तुरंत अपनी पैंट पहनकर गुस्से से दरवाजा खोला ही था कि राजीव ने एक पंच उसके पेट में मारा। निखिल के साथ यह सब इतना अचानक हुआ कि वो कुछ समझ नहीं पाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। राजीव ने वहां एक लड़की को देखा जो खुद को बेडशीट से छुपाने की कोशिश कर रही थी। कपड़े पहन और निकल यहाँ से। राजीव की बात सुनकर टीना तुरंत कपड़े पहनकर रूम से बाहर निकल गई। निखिल जैसे तैसे उठा कि राजीव ने उसके मुंह पर एक पंच और मारा। उसकी नाक से खून आने लगा। राजीव ने टेबल से निखिल का फोन उठाया और बोला, अभी अपने दोस्तों को वीडियो कॉल लगा। विवेक कार में था कि उसे निखिल का कॉल आया। ये इस वक्त वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? उसने कॉल अटेंड की और अगले ही पल उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। निखिल की नाक से खून आ रहा था और उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। निखिल, व्हाट हैपेंड टू यू? ये सब किसने? विवेक, निखिल बस इतना ही कह पाया था कि राजीव ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। मैंने किया। उसे देख विवेक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। राजीव, मुझसे पंगा लेकर तूने अच्छा नहीं किया। देख तेरे दोस्त की हालत। राजीव ने फोन निखिल की तरफ घुमाया तो वो बेड पर गिर पड़ा था। देख लिया? फिर वापस फोन के सामने आकर कहा, अब चांदनी की बारी। कल उसकी शादी है मेरे साथ, और उसका तो मैं इससे भी ज्यादा बुरा हाल करने वाला हूँ। अगर बचा सकता है तो आकर बचा ले उसे। अगर उसे हाथ भी लगाया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। विवेक गुस्से से बोला तो राजीव हंसते हुए बोला, हाथ लगाना क्या, उसके साथ तो मैं और भी बहुत कुछ करूंगा। इतना कहकर राजीव ने फोन जमीन पर पटक दिया। इधर विवेक ने भी फोन गुस्से से फेंका, जो कार में ही कहीं गिरा। उसने ड्राइवर को वापस होटल चलने को कहा और कुछ देर में वो निखिल के पास पहुंच गया, जिसकी हालत ठीक नहीं थी। विवेक ने अपने एक गार्ड को फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहा और वहीं बेड पर बैठे अपने माथे पर अपनी उंगलियां रगड़ने लगा कि तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे एक पेपर पर पड़ी, जिसमें एड्रेस लिखा था, और वो वहां चला गया। एक घंटे बाद विवेक किसी कंस्ट्रक्शन एरिया पर पहुंचा, जो बहुत सुनसान था, और उसके सामने राजीव 10-12 गुंडों के साथ खड़ा था। विवेक कार से बाहर आया और अपनी कार के बोनट से टिककर खड़ा हो गया। राजीव उसे देख गुस्से से बोला, बहुत हिम्मत है तुझ में,
जो अकेले यहाँ आ गया। विवेक मुस्कुराया और उसने हाथ से इशारा किया कि तभी हाथों में गन्स लिए बहुत सारे गार्ड्स वहां पर आ गए और पलक झपकते ही उन्होंने राजीव और उसके साथियों को घेर लिया। राजीव गुस्से से बोला, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? विवेक उसके पास गया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मेरे एक इशारे पर तू और तेरे साथी धुआं हो जाएंगे। तुझ जैसा 2 टके का गुंडा मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। विवेक ने उसका कॉलर पकड़ा और गुस्से से कहा, फिर हाथ से इशारा करते हुए बोला, गार्ड्स इन सबकी अच्छे से खातिर करो और तेरी तो मैं खातिर करूंगा। मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की तूने जो गलती की है उसकी सजा तुझे मैं दूंगा। विवेक ने कहा और एक जोरदार पंच राजीव के मुंह पर मारा। फिर एक पंच राजीव के मुंह पर मारा तो उसकी नाक से खून आने लगा। यही किया था ना तूने निखिल के साथ? विवेक ने उसके बाल पकड़े और गुस्से से बोला, क्यों उस लड़की के पीछे पड़ा है तू? जब वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है? राजीव ने उससे कुछ कहा तो विवेक का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। बास्टर्ड, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए उस मासूम की जिंदगी खराब कर रहा है। सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं, वो खुद भी बहुत कमाल की है। आज तक उसे किसी ने छुआ तक नहीं है। उस जैसे फूल को मसलने में राजीव के शब्द मुंह में ही रह गए क्योंकि विवेक ने उसने गुस्से से एक पंच उसके मुंह पे मार दिया। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो जमीन पर गिर गया। करीब 2 घंटे बाद विवेक अभी भी उसी सुनसान जगह पर है। तभी वहां एक आदमी आया जो सिविल ड्रेस पहने पुलिस इंस्पेक्टर था। वहां कुछ और लोग भी आए और राजीव समेत उसके साथियों को कार्स में बैठाकर ले गए। विवेक ने इंस्पेक्टर को राजीव और चांदनी के चाचा चाची के साथ प्रॉपर्टी के बारे में भी सब बता दिया था। इंस्पेक्टर ने भी उससे कहा कि वो इस मैटर पे कड़ा एक्शन लेंगे और दोनों वहां से चले गए। रात के वक्त हॉस्पिटल में निखिल ने कहा, मैटर क्या है? कौन था वो? साले तेरे बदले हमेशा मुझे मार क्यों खानी पड़ती है? विवेक ने बस इतना कहा, जल्दी पता चल जाएगा तुझे ये सब क्या है और क्यों हो रहा है। निखिल ने नामे अपना सिर हिलाया तो विवेक बोला, देख मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करने दे। और वो वहीं लेट गया। अगले दिन निखिल घर जा रहा है और विवेक चांदी से मिलने चौहान विला आया है ताकि उसे राजीव के बारे में बता सके। चौहान विला। विवेक विला पहुंचा तो देखा विला के बाहर कुछ ट्रक रुके हैं जिनमें से सामान अनलोड हो रहा था और शादी की सजावट हो रही थी। ये सब देख वो खुद से बोला, इन्हें अभी भी इस शादी की पड़ी है। लेकिन शादी होगी कैसे जब राजीव जेल में है? फिर अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। लेकिन आज तो सच में चांदनी और राजीव की शादी है। अगर वो नहीं आया तो उसकी चाची इसके लिए भी उसी को ही जिम्मेदार समझेगी। कहीं वो फिर उसके साथ कुछ गलत ना करे। विवेक ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने माथे पर उंगलियां रगड़ने लगा। इस समय वो ये तो भूल ही गया कि अगर दूल्हा ही शादी मंडप में नहीं पहुंचा तो क्या होगा। समाज में खानदान की बहुत बदनामी होगी, वो अलग। और जैसे चांदनी के चाचा चाची हैं, न जाने वो उसके साथ क्या करेंगे। वो वहीं कार में बैठा चांदनी के बारे में सोचने लगा। उसका मासूम चेहरा, उसके आंसू, उसका दर्द और शाम को क्या होगा, ये सोचकर उसका दिमाग फटा जा रहा था। विवेक ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथ में बंधे चांदनी के रुमाल को देखा। आई कांट सी यू लाइक दिस, यू डिजर्व ए बेटर लाइफ। कुछ देर खुद ऐसे ही अपने अंदर चल रही जंग से लड़ने के बाद उसने किसी को कॉल लगाया। हेलो, क्या तुम बिजी हो? विवेक ने पूछा तो दूसरी तरफ से जवाब आया। विवेक, क्या हुआ? विवेक ने उन्हें सब बता दिया तो सामने से किसी ने कहा, आर यू श्योर? एक बार फिर सोच लो। सबको जवाब देना आसान नहीं होगा। तुम अपनी माँ से क्या कहोगे? बट आई हैव टू डू इट। उसे लाइफ में वो सब मिलना चाहिए जो उसका है और मैं उसे उसका हक दिलवाकर ही रहूंगा। विवेक की बात पर उसे जवाब आया, तुमने बिल्कुल सही सोचा है और मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ। यह सुनकर विवेक ने थैंक्स बोलकर फोन काट दिया। विवेक ने कार स्टार्ट की और सीधा होटल चला गया। उसने अपने कुछ गार्ड्स को भी शादी के लिए तैयार किया और सब चौहान विला चले गए। इधर विला में गाजे बाजे के साथ बारात आई और पूरे रीति रिवाजों से शादी संपन्न हुई। लेकिन चांदनी के मन में एक सवाल था। दूल्हे के हाथ में बंधा रुमाल, ये वही रुमाल था जो उसने विवेक के हाथ में बांधा था जब उसे राजीव से लड़ते समय चोट लगी थी। सब कुछ ठीक था जब तक किसी ने दूल्हे का चेहरा नहीं देखा था। फिर जब दूल्हे ने अपना सेहरा हटाया तो उसे देख कोकला जी के होश उड़ गए। तुम कौन हो? राजीव कहाँ है?
उनकी बात पर दूल्हा तिरछा मुस्कुराया। चांदनी ने उसे देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो हैरानी से बोली, आप? चांदनी फिर अपने ख्यालों से बाहर आई। 2 दिन बाद आज का दिन। दूल्हा और कोई नहीं, विवेक ही है। वो ही दूल्हे के कपड़े पहने अपने गार्ड्स को बाराती बनाकर यहाँ लेकर आया और उसी ने चांदनी के साथ 7 फेरे लिए। कोकला जी लखन को आवाज लगाने लगी, लेकिन लखन आता कि उससे पहले वहां विवेक के बहुत सारे गार्ड्स आए, जिनके हाथ में बंदूक थी। उन्हें देख कोकला रितेश जी के साथ वहां आए सभी मेहमानों को स्याप सूंघ गया। कुछ लोग तो मौका देखकर वहां से चुपचाप निकल गए और बाकी जो थे डर के मारे उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। रंजना और संजना तो न जाने कहाँ जाकर छुप गई थी। कोकला जी चांदनी को देखते हुए गुस्से से बोली, तू भी अपने माँ बाप की तरह मर क्यों नहीं गई? पूरी बिरादरी के सामने हमारी नाक कटा दी और वो चांदनी को मारने के लिए आगे बढ़ी कि विवेक ने उनका हाथ पकड़ लिया और नामे से रिलाया। सोचना भी मत। चांदनी तो डर के भय से पीछे छुपी उसके कुर्ते को कसकर पकड़े हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, जिससे पता चल रहा था कि वो कितनी डरी हुई थी। रितेश जी गुस्से से बोले, इतना बड़ा धोखा दिया तूने चांदनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो उनके पास आने लगे कि तभी एक गार्ड ने रितेश जी के हेड पर बंदूक पॉइंट की। ये देखकर विवेक बोला, ट्राई टू कैच मी। विवेक ने जल्दी से चांदनी का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगा। ड्राइवर ने कार का डोर ओपन किया तो दोनों पीछे सीट पर बैठे और ड्राइवर कार ड्राइव करके होटल ले जाने लगा। चांदनी कार में एक कोने में बैठी सुबकते हुए बोली, आपने यह सब क्यों किया? मैं तो आपको जानती भी नहीं। फिर भी आपने पहले राजीव जी से मुझे बचाया और अब यह शादी। और राजीव जी वो कहाँ है? लगता है तुम्हें उस राजीव की कुछ ज्यादा फिक्र हो रही है। क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहती थी? विवेक ने गुस्से में कहा। विवेक चांदनी की आंखों में झांकने लगा तो उसने नामे अपना सिर हिलाया और अपना सिर झुका लिया। चांदनी को ऐसे परेशान देख विवेक थोड़ा शांत हुआ और उसने अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। फिक्र मत करो, तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं जल्दी तुम्हें उनके जवाब मिल जाएंगे। चांदनी ने अपने आंसू पोंछे और अपना सिर खिड़की पर टिका दिया। आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो बहुत थक गई थी, तो उसने आंखें बंद की और खिड़की के बाहर से आती ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। इस पल में उसे बहुत शांति मिल रही थी और कुछ पलों में उसे नींद आ गई। विवेक बस उसके मासूम चेहरे को देख रहा था और मन में बोला, न जाने क्यों तुम्हारे लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्यों तुम्हें दर्द में देखना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था। उसके मन में यह ख्याल भी आ रहा है कि यह शादी तो उसने कर ली, लेकिन वो सबको जवाब क्या देगा? क्योंकि सच तो यही है कि 2 दिन पहले उसकी नैना के साथ एंगेजमेंट हुई है। यही सब सोचते हुए वो बस एकटक चांदनी के चेहरे को देख रहा है कि ड्राइवर ने कार रोकी तो विवेक ने सामने देखा। वो होटल पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ चौहान मिला में बवाल मचा हुआ है। कोकला रितेश जी गुस्से से लाल बैठे हैं क्योंकि शादी में इतना बड़ा तमाशा हो गया, जिसकी वजह से लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उन सब की बातें सुन कोकला जी गुस्से से बोली, आप सब जा सकते हो, शादी हो चुकी है। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। तो सब वहां से जाने लगे। कोकला जी ने लखन को आवाज दी तो वो भागता हुआ उनके सामने आया। तू कहाँ मर गया था? हाँ, क्या फायदा तेरे इस पहाड़ जैसे शरीर का? देखा कैसे वो लड़का हमारी नाक के नीचे से चांदी को भगा कर ले गया। तभी संजना बोली, माँ वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। विवेक आहूजा है, आहूजा इंडस्ट्रीज का सीईओ। और वो अपने फोन में उसकी कुछ फोटोज दिखाने लगी जो इंटरनेट पर मौजूद थी। कोकला जी गुस्से से बोली, वो लड़का जो भी हो, हमारे हाथ क्या लगा? बल्कि जो हमें मिल सकता था वो भी अपने हाथ से निकल गया। तभी संजना ने विवेक और नैना की एंगेजमेंट की भी कुछ पिक्स रितेश जी को दिखाई, जिन्हें देख वो हैरान होते हुए बोले, इस लड़के की तो सगाई भी हो रखी है। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी इस लड़की ने, और आपको उस लड़के की पड़ी है। पता नहीं है राजीव कहाँ गायब हो गया। राजीव के नाम से रितेश जी को याद आया। लगता है ये लड़का चांदनी का आशिक है, जिसकी बात राजीव कर रहा था। कोकला जी ने अपना दिमाग चलाया और बोली, इसका मतलब ये लड़का प्रॉपर्टी के बारे में सब जानता था और ये सब चांदनी और उसके आशिक की ही मिली भगत थी। वरना सोचो, जिसकी सगाई अभी हुई है और जो खुद इतना रईस है, वो चांदी जैसी लड़की से शादी क्यों करेगा? कोकला जी की यह बात तो सही थी कि विवेक प्रॉपर्टी और राजीव की नियति के बारे में सब जानता है,
लेकिन इसमें चांदनी शामिल है। कोकिला जी का यह अंदाजा गलत था, क्योंकि उस बेचारी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, बल्कि वो तो खुद अपनी शादी विवेक के साथ होने से बहुत हैरान है। कोकिला जी की बात पर संजना बोली, कहीं ऐसा तो नहीं इसी लड़के ने राजीव को गायब करवा दिया हो। तभी रंजना बोली, मेरी बात मानो तो हमें उस लड़के से हाथ मिला लेना चाहिए। उसने भी ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया है। कोकिला जी भी रंजना की बात से सहमत थी। बात तो सही है, लेकिन क्या वो हमारी बात मानेंगे? रितेश जी सातिर मुस्कान से बोले, वो नहीं, चांदनी तो मानेगी, क्योंकि उसे भी पता है हम क्या कर सकते हैं। भले ही वो यहाँ से चली गई, लेकिन जो गाँव हमने उसे दिए हैं वो कभी नहीं भूल सकती। उनकी बात पर कोकिला जी के होठों पर सातिर मुस्कान आ गई। होटल में विवेक और चांदनी दोनों होटल पहुंच चुके हैं, लेकिन चांदनी अभी भी सोई थी, तो विवेक ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। वो उसे गोद में उठाकर कमरे में लेकर आया और बिस्तर पर लिटा दिया। चांदनी का चेहरा विवेक के चेहरे के बहुत करीब था, जो उसे बार बार अपनी तरफ खींच रहा था। वो सोते हुए बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। तो विवेक ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ फेरने लगा। किसी के टस से चांदनी नींद में हिलने लगी, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, तो विवेक को अपने इतने करीब देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो एकदम चौंक गई और उठने की कोशिश करने लगी। विवेक का भी यही हाल था। चांदनी के ऐसे अचानक उठने से वो हड़बड़ाते हुए तुरंत हटने लगा कि चांदनी के गले की कोई चैन विवेक की शेरवानी में अटक गई। विवेक का बैलेंस बिगड़ा और वो चांदनी के ऊपर ही गिर गया। ऐसे अचानक जो हुआ, चांदनी के तो हाथ पैर ही फूल गए, क्योंकि विवेक का चेहरा उसके सीने को छू रहा था। विवेक अपना चेहरा जल्दी से उठाते हुए हटने लगा कि चैन फिर खिंच गई, तो चांदनी ने कहा, रुकिए। चांदी की बात पर विवेक ने उसकी तरफ देखा, तो वो धीरे से उठी और अपनी पलकें नीचे किए उसकी शेरवानी से चैन निकालने लगी। विवेक के इतने करीब होने से उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने डरते हुए चैन निकाल ही दी। विवेक फौरन उठा और थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। चांदनी भी जल्दी से उठकर बैठ गई और अपने कपड़े ठीक करने लगी। अभी जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से दोनों बहुत awkward फील कर रहे थे। चांदनी अपनी उंगलियों से खेलने लगी, फिर उसने अपने आसपास देखा और सोचने लगी, मैं तो कार में थी, फिर यहाँ कैसे आई? उसने अपने सामने खड़े विवेक को देखा। क्या ये मुझे यहाँ लाए हैं? हे भगवान, क्या मैं कार में सो गई थी? कुछ देर यूं ही खामोश रहने के बाद विवेक ने कहा, तुम जाकर चेंज कर लो, मैं खाने के लिए कुछ अरेंज करता हूँ। चांदनी ने हिचकिचाते हुए कहा, वो मेरे पास कपड़े नहीं है। तो विवेक अपने माथे पर उंगलियां रगड़ने लगा और कहा, बेट, मैं कुछ देखता हूँ। विवेक ने अपने बैग छाने और देखने लगा, और उसने अपनी एक टी शर्ट और शॉर्ट्स उसे थमा दिया। चांदनी ने भी बिना देखे वो कपड़े लिए और अपना भारी भरकम लहंगा संभालते हुए बाथरूम चली गई। वो फ्रेश हुई और जैसे ही उसने शॉर्ट्स देखा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे पहनकर विवेक के सामने कैसे जाएगी। वो शॉर्ट्स उसके घुटने के नीचे था, फिर भी उसे बहुत शर्म आ रही थी। विवेक ने भी अपने कपड़े चेंज किए और सोफे पर बैठकर फोन चलाने लगा। कुछ देर में खाना भी आ गया, लेकिन जब बहुत देर तक चांदनी बाहर नहीं आई, तो उसने बाथरूम का दरवाजा नॉक किया और चांदनी को आवाज लगाई, खाना आ गया है, बाहर आओ। इतना बोलकर वो वापस सोफे पर बैठ गया। तभी विवेक ने देखा चांदनी बाथरूम के दरवाजे से झांक रही थी। विवेक ने उसे अपने हाथ से वहां आने का इशारा किया, तो चांदनी ने दरवाजा खोला और होठों को दांतों के बीच दबाए अपना शॉर्ट्स नीचे खींचने लगी। फिर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए अपनी पलकें झुकाए हुए उसके पास आकर बैठ गई। विवेक उसकी हर हरकत देख रहा था और उसे इतना नर्वस देख वो समझ गया चांदनी उसके सामने ऐसे कपड़ों में शर्मा रही थी। विवेक खाने के लिए प्लेट उठाने लगा, तो चांदनी बोली, दीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ, और खाना सर्व करके प्लेट विवेक की तरफ बढ़ा दी। फिर उसने अपने लिए भी प्लेट लगाई और दोनों बिना कुछ कहे खाना खाने लगे। खाने के बाद चांदनी ने टेबल ठीक किया और बिस्तर पर आकर खुद को कवर करने लगी। वो चुपचाप एक कोने में सिकुड़कर लेट गई और मन में यही सोच रही है, कैसे उस गार्ड ने रितेश जी पर बंदूक तानी थी, किस तरह उसकी शादी हुई, पता नहीं चाचा चाची अब आगे क्या करेंगे, और राजीव जी वो कहाँ है। यही सब सोचते हुए वो सो गई। विवेक कुछ देर अपने लैपटॉप में काम करके वहीं सोफे पर लेट गया। वो उसमें कंफर्टेबल तो नहीं था, लेकिन वो फिर ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहता जो कुछ देर पहले चांदनी और उसके बीच हुआ था।
जल्दी थकान की वजह से उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह चांदनी की नींद खुली और किसी अनजान जगह को देखकर वो थोड़ा घबराने लगी कि उसे कल की सब बातें याद आ गईं। उसने सामने सोफे पर सोए विवेक को देखा, जो उस सोफे पर फिट नहीं आ रहा था। उसका एक पैर जमीन में तो दूसरा पैर सोफे के हेड से टिका था। उसे ऐसे सोते देख चांदनी मन में बोली, हे भगवान, मैं आराम से बेड पर सो गई और इन्हें इस छोटे से सोफे में सोना पड़ा। कुछ देर यूं ही खुद से बातें करने के बाद वो खुद को छुपाते हुए उठकर फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। विवेक अभी भी सोया था कि उसका फोन रिंग हुआ, तो उसकी नींद खुली। ये उसके भाई सतीश का कॉल था। विवेक, वेयर आर यू? आज हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आई विल बी देयर ऑन टाइम, विवेक ने कहा और फोन काट दिया। विवेक अपनी आंखें मसलते हुए उठने लगा कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। चांदनी बाहर आई और उसे देख विवेक की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपना लहंगा और टॉप पहना था। क्योंकि उसने दुपट्टा नहीं पहना था, तो विवेक की नज़र इसकी पतली कमर पर टिक गई। इस बात से अनजान चांदनी जैसे ही सामने के टेबल से अपना दुपट्टा उठाने के लिए मुड़ी, उसकी नज़र उसके सामने बैठे विवेक पर पड़ी, जो बिना पलके झपकाए उसे ही देख रहा था। उसे ऐसे खुद को देख चांदनी ने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया और खुद को कवर करने लगी। विवेक ने भी फौरन अपनी नजरें फेरी और उठकर बाथरूम में चला गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और बोला, यह मैं क्या कर रहा था? वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? फिर अपना सिर झटकते हुए वो अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद वो वापस आया। तब तक चांदनी भी पूरी तरह रेडी हो चुकी थी। बिना किसी मेकअप के भी वो बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि उसके पास इस वक्त वैसे भी कुछ था नहीं। विवेक बार बार अपनी कमर पर हाथ रख रहा था, तो चांदनी ने पूछा, क्या आप ठीक हो? हाँ, आई एम फाइन, विवेक ने कहा। लेकिन चांदनी समझ गई, शायद सोफे में सोने की वजह से उसे कमर में दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और बाहर आ गए। सभी गार्ड्स के साथ वो दोनों रघुवंशी विला के लिए निकल गए। कार में बैठी चांदनी धीरे से बोली, वो, अब हम कहाँ जा रहे हैं? विवेक ने कहा, हम विला जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर चांदनी डरते हुए बोली, क्या आप मुझे वापस चाचा चाची के पास क्यों ले जा रहे हो? आपको नहीं पता जो आपने कल किया वो कितने नाराज होंगे। प्लीज मुझे वहां नहीं जाना। चांदनी की बात पर विवेक बोला, हम मेरे घर जा रहे हैं। यह बात सुनकर चांदनी की आंखें चमकने लगीं। घर? चांदनी ने चहकते हुए कहा, तो उसे इतना खुश देख विवेक भी मुस्कुरा दिया। आहूजा परिवार करीब 2 घंटे बाद वो आहूजा विला पहुंचे। जैसे जैसे वो विला के मेन एंट्रेंस से अंदर जा रहे थे, चांदनी की आंखें और बड़ी होती जा रही थी। उसके सामने एक बहुत ही आलीशान विला था। वैसे तो बचपन से वो भी विला में रही थी, लेकिन आहूजा विला उससे कई गुना ज्यादा शानदार है। ड्राइवर ने कार रोकी और डोर ओपन किया। विवेक बाहर आया, फिर दूसरी तरफ जाकर उसने चांदनी के लिए हाथ बढ़ाया। चांदनी उसका हाथ थाम कर बाहर आई और एक दूसरे का हाथ थामे हुए वो दोनों अंदर जाने लगे। जहाँ चांदनी अपनी नई फैमिली के बारे में सोच नर्वस हो रही थी, मैं विवेक के मन में बस यही चल रहा है, वो अब सबको क्या जवाब देगा। माना कि चांदनी से शादी करना उसका खुद का डिसीजन है, फिर भी वो नर्वस है कि सब कैसे रिएक्ट करेंगे। जैसे ही विवेक ने किसी को आवाज लगाई, तो घर के सभी लोग मुस्कुराते हुए उनके वेलकम के लिए दरवाजे पर आ गए। माधुरी आरती की थाली लिए सामने खड़ी थी और अगले ही पल विवेक और चांदनी पर आसमान से फूलों की बारिश होने लगी। चांदनी जहाँ सिर झुकाए खड़ी थी, वहीं विवेक ये सब देखकर बहुत शॉक्ड हो रहा था। उसने अपनी फैमिली से कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा पड़ गया। माधुरी ने दोनों की आरती की, फिर चांदनी चावल का कलश गिराकर आलते के पैर की छाप छोड़ते हुए कदम बढ़ाने लगी। तभी वहां किसी की आवाज हुई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये बिहान है, जो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गया था और कल रात ही लौटा है। उसे अभी तक पता ही नहीं कि विवेक ने शादी कर ली है। बिहान निखिल के बगल में खड़ा हो गया कि उसकी नज़र चांदनी पर पड़ी। निखिल भाई, ये कौन है? वैसे जो भी हो, बहुत प्यारी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसके पास जाने लगा कि निखिल तेज आवाज में बोला, बिहान, ये तेरी भाभी है। भाभी? बिहान ने हैरानी से कहा। निखिल भाई, आपने शादी कब की? बिहान की बात पर निखिल फौरन उसके पास आया और बोला, ये विवेक की वाइफ है, तेरी भाभी। बट लेकिन भाई की एंगेजमेंट? उसके शब्द पूरे होते कि निखिल ने कहा, मुझे बिहान से कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज एक्सक्यूज अस। और वो उसे अपने साथ ले गया। बिहान बहुत शॉक्ड होकर कभी निखिल
कभी विवेक तो कभी चांदनी को देख रहा है। निखिल भाई, क्या आपको इस बारे में पता था? बिहान की बात पर निखिल बोला, नॉट एट ऑल ब्रो। ये विवेक कब क्या करेगा किसी को नहीं पता। हाँ, कुछ मैटर हुआ जरूर था। देख मेरी हालत। उसने अपने चेहरे की तरफ इशारा किया, क्योंकि चोट के निशान अभी भी थे। लेकिन वो ऐसे अचानक शादी करेगा, ये नहीं पता था। देखा जाए तो अच्छा ही हुआ। मुझे वो नैना वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं है। बिहान ने कहा तो निखिल मुस्कुराते हुए बोला, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। लेकिन क्या न्यू भाभी को नैना के बारे में पता है? बिहान की बात पर निखिल नामे से हिलाते बोला, इसका जवाब भी हमारे प्यारे विवेक को ही पता होगा। उसकी बात पर बिहान हंसने लगा। माधुरी भी सभी रिचुअल्स के बाद चांदनी को गेस्ट रूम में लेकर आई। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो बाहर आई तो देखा घर का माहौल अब थोड़ा सीरियस हो चुका था। विवेक, ये सब क्या है? ऐसे कैसे तुमने शादी कर ली? 2 दिन पहले नैना से एंगेजमेंट हुई है और फिर अचानक। माधुरी बोली, हमें तो डैड ने तुम्हारी शादी के बारे में बताया और यह भी कहा कि हम वो सब करें जो इस घर की होने वाली बहू के लिए होना चाहिए। क्या उसे नैना के बारे में पता है? सतीश की बात पर विवेक ने नामे से हिलाया तो माधुरी और सतीश एक दूसरे को देखने लगे। फिर सतीश बोला, मम को क्या कहोगे? वो बहुत नाराज है। भाई, मैंने कुछ सोचकर ऐसा किया है और इस बारे में मुझे कोई और डिस्कशन नहीं करना। जहाँ तक मॉम की बात है, मैं उनसे बात कर लूँगा। विवेक ने कहा और गायत्री जी के रूम में चला गया। गायत्री जी जो बालकनी में खड़ी थी, उन्होंने पहले ही विवेक की कार बिला आते हुए देख ली थी और वो जानती थी वो उनसे बात करने जरूर आएगा। मॉम, विवेक, मुझे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से, गायत्री जी ने गुस्से में कहा। तो विवेक उनके पास गया और सामने खड़ा हो गया। आई नो, आप गुस्सा हो। गायत्री जी उसकी बात काटते हुए गुस्से से बोली, मैं हूँ कौन? मेरा क्या हक है तुमसे नाराज होने का? तुम्हारी लाइफ है, जो करना है करो। मॉम प्लीज। विवेक, तुमने एक बार हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया? गायत्री जी ने उसे देखा तो वो बोला, वक्त आने पर आपको सब बताऊंगा मॉम, बस इतना समझ लो ये जरूरी था। विवेक ने बस इतना कहा और जल्दी से बाहर चला गया। इधर चांदनी अकेली रूम में बैठी अपने ही ख्यालों में थी कि विवेक वहां आया। सब ठीक है ना? चांदनी ने पूछा तो विवेक ने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ सब ठीक है। लेकिन उसे देख चांदनी को लग रहा है कि वो किसी बात से परेशान है। वो कुछ बोलती कि उतने में गायत्री जी वहां आई। उन्हें देख चांदनी जल्दी से खड़ी हो गई और उनके पैर छू लिए। गायत्री जी उसके मासूम चेहरे को देखती ही रह गई, मानो वो अभी उसे गले लगा ले। लेकिन उन्होंने खुद को रोका और कहा, खुश रहो। सर्वेंट को सामान लेकर अंदर आया और वो सब चांदनी के पास रख दिया। पूजा के लिए रेडी हो जाना, इतना बोलकर गायत्री जी बाहर आ गईं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।